आज की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लोकसभा चुनाव का आज से आगाज हो चुका है। आज पहले फेज के लिए वोटिंग जारी है। देश भर में 102 लोकसभा क्षेत्रों में लोग मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। पहले चरण के मतदान के 3 घंटे पूरे हो गए और 9 बजे तक पश्चिम बंगाल से हमें 15% मतदान की सूचना मिल रही है। अलग अलग जगहों से जो डेटा सामने आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया है। 9 बजे तक लगभग 5% लोगों ने मतदान किया है। पश्चिम बंगाल में 15% और पहले चरण के मतदान के जो 3 घंटे पूरे हुए हैं उससे जुड़ी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और कुछ अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। अर्जुन राम मेघवाल देखिए वोट डालने जब पहुंचे थे उस दौरान की तस्वीर है। भजन लाल शर्मा को आप देख सकते हैं पोलिंग स्टेशन पर जब पहुंचे। एमके स्टालिन भी नजर आ रहे हैं। राज्यवर्धन राठौड़ को आप देख सकते हैं और पुष्कर सिंह धामी। तो क्या आम, क्या खास, क्या नेता मंत्री सभी लोग आज वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं और आप भी जरूर इसका हिस्सा बनिए। आपके लोकसभा क्षेत्र में भी अगर मतदान जारी है और अब तक आपने वोट नहीं दिया तो वोट डालने के लिए जरूर जाइए। और अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। लगातार आप तक वो तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं और ये कमल हसन इस वक्त नजर आ रहे हैं, पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हैं। अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि तमिलनाडु में 39 की 39 जो लोकसभा की सीटें हैं वहां पर आज मतदान जारी है। और अब फग्गन सिंह कुलस्ते कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनते हैं। 100 पार का एनडीए का, और मुझे लगता है यही एक बहुत बड़ा कारण है जो आम जनता और गरीब कल्याण की योजनाओं को सीधे नीचे बेनिफिशियरी तक पहुंचाना, यही हमारे लिए और समाज के लिए, देश के लिए बड़ा लाभ है। सावित्री कुलस्ते जी भी हमारे साथ हैं। आप भी प्रचार में जा रही थी, महिलाओं से मिल रही थी? जी, महिलाओं से मिल रही थी। महिलाओं का जो सहयोग है बहुत अच्छा है मतदान के लिए। आपकी बार क्या हवा लग रही है? जी, अब देंगी महिलाएं, लाडली बहना से जुड़ी हैं और सभी योजनाओं से। जी, क्या रहेगा वोटों का अंतर जो आप दावा कर रहे हैं? देखिए, जो पिछले समय था अंतर, उससे इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और जनता का जैसा रुझान मुझे समझ में आया तो उस रुझान को देखने के बाद हम उस पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। यहाँ जो लोग मैं 2-3 दिनों से देख रहा हूँ वो स्थानीय समस्या, स्कूल और अस्पताल की जो बातचीत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनको अपने सांसद जी से उम्मीद है कि जो उनके सांसद यहाँ से जीत के जाएंगे वो जल्दी, क्योंकि बच्चों को पढ़ने के लिए मंडला जाना पड़ता है। देखिए, बच्चों को पढ़ने के लिए मंडला जाना पड़ेगा। आज हर विकास खंड के अंदर अगर देखेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन में क्लब आदर्श विद्यालय हमने सभी ब्लॉकों के अंदर हमने प्रारंभ किया है और वो हमारे लिए और शिक्षा के लिए भी, बच्चों के लिए और आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। ये शायद जीवन में कभी किसी ने कल्पना नहीं किया। ये पहली बार हिंदुस्तान के अंदर, संयोग से मैं जब मंत्री था उस समय हमने 100 विद्यालय देश में प्रारंभ किए। आज मोदी जी हर ब्लॉक के अंदर एक क्लब आदर्श विद्यालय दिया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जैसे सेंट्रल स्कूल नवोदय हमारा होता है, ठीक इसी पैटर्न में, इसी पाठ्यक्रम में हमने प्रारंभ किया है। तो फग्गन सिंह कुलस्ते को आपने सुना, नेताओं के अपने अपने दावे और लगातार उनके वादे तो आप सुनते रहते हैं। आज जनता का दिन है, पब्लिक का दिन है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग वोटिंग के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। उसकी लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं रोमाना के पास। देखिए, महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो वहां पर 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं और इन्हीं में से एक गढ़चिरौली की सीट है। वहां पर इस वक्त मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, पोलिंग बूथ की क्या तस्वीर दिख रही है, मैं आपको सीधे ग्राउंड पर लेकर चलूंगी। हमारे सहयोगी सूरज ओझा गढ़चिरौली में ही मौजूद हैं, उन्हीं की एक रिपोर्ट जल्दी से आपको दिखाते हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है चुनाव और लोकसभा चुनाव का पहला चरण आज है। पहले चरण के मतदान में महाराष्ट्र का ये गढ़चिरौली का इलाका है। यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर छत्तीसगढ़ है। ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। गट्टा इलाका है, नक्सल प्रभावित इलाका है। पिछली बार लोकसभा चुनाव के समय यहीं पर हमला हुआ था, नक्सलियों ने हमला कर दिया था। उनका ये कहना था कि लोग मतदान ना करें, लेकिन आप देखिए यहाँ पर लोगों की स्पिरिट देखिए। लोग यहाँ पर अपना सांसद चुनने आए हैं, लोग मतदान कर रहे हैं और लोग किस
क्या सोचकर मतदान कर रहे हैं, हम लोगों से ही जानेंगे। सर, आप यहाँ मतदान करने आए हैं, क्या सोचकर आप मतदान कर रहे हैं, क्या उम्मीदों के साथ आप मतदान कर रहे हैं? हमारा गांव का तरक्की हो, यहाँ पे रास्ता का बहुत बड़ा परेशानी है, सड़क बन जाए और जो पानी बिजली इसकी सुविधा मिले। ये क्या है, हमें बारिश के टाइम में बहुत दिक्कतें होते हैं, जो रास्ता और पुलिया ये सड़कें ये सब बनना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, क्या सोचकर आप मतदान करने आए हैं? मतदान तो करना अपना हक है, तो मतदान अपने को करना ही चाहिए। तो इस कारण से जिसको चुन के लाएंगे वो विकास करने को होना, उस रास्ते पर विकास आपके दिमाग में है बस। तो देखा यहाँ बात की। चाचा, क्या सोचकर आप यहाँ पर आए हैं, क्या आपके मन में पहली बात आती चलिए, है मैं बीच में मतदान? आपको रोकना चाहूंगा। और आप सुन रहे हैं लगातार चुनावी खबरों से जुड़ी हर जानकारी तो आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं। आप देख रहे हैं पोलिंग स्टेशन पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं और तमाम जो वीआईपी उम्मीदवार हैं उनसे भी हम बातचीत करें। और अभी मेरे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जुड़ गए हैं। धामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। जी धन्यवाद आपका। कैसा मतदान चल रहा है सर? मतदान को लेकर बहुत उत्साह है लोगों में और बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। मैं भी काफ़ी देर लाइन में ही लगकर वोट करके आया हूं अभी। और हमारे उत्तराखंड में मतदान इस बार उत्सव की तरह हो रहा है और हर एक व्यक्ति जो है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, अपना मत देने के लिए अपने घरों से निकल गए हैं। ऐतिहासिक मतदान भी होगा और ऐतिहासिक जीत भी होगी यहाँ। धामी जी, आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जरा ये बताइए कि आज जब मतदाता पोलिंग बूथ में पहुंच रहा है वोट कास्ट करने के लिए, उसके दिमाग में क्या चलता होगा? कौन से मुद्दे हावी हैं इस बार चुनाव में आपके मुताबिक? देखिए, दिमाग में चूंकि सबको पहले का भारत, 2014 से पहले का भारत और भारत में जो परिवर्तन आए हैं, जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उनके कालखंड में जो काम हुए हैं, जिस प्रकार से आम आदमी का जीवन सामान्य रूप से जीने के योग्य हुआ है, उसको सुविधाएं मिली हैं, सहायताएं हुई हैं, माताओं बहनों को जिस प्रकार से सुविधा मिली है, अनेक योजनाओं का लाभ मिला है, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, लखपति दीदी योजना हो, इज्जत घर जो बनाए गए हैं देश के अंदर, और महिलाओं के उत्थान के लिए काम हुए हैं, नौजवानों के स्किल के लिए, देश दुनिया के अंदर आज भारत का मान सम्मान बढ़ता हुआ हर एक भारतवासी, चाहे गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, किसी भी परिस्थिति में रहता हो, देश दुनिया में रहता है, उसने भी देखा है। तो सबके अंदर एक मतदान को लेकर एक बड़ा उत्साह है और लोग इसीलिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि मेरी बारी आए और हम लोग सब लोग मोदी जी को वोट दें। तो ये बीजेपी जो नारा बुलंद कर रही है सर, अब की बार 400 पार, उसमें उत्तराखंड का क्या सहयोग रहेगा? उत्तराखंड पूरा सहयोग करेगा और हमेशा से मोदी जी के साथ उत्तराखंड रहा है, क्योंकि उत्तराखंड वासी जानते हैं कि मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है और उत्तराखंड से उनका लगाव है। उत्तराखंड के लोगों का भी उतना ही लगाव है। उत्तराखंड के लोग भी प्रधानमंत्री जी को कोई बेटा समझता है, कोई भाई समझता है, कोई अपने गार्जियन के रूप में उनको लेता है। तो इसलिए परिवार का चुनाव मानकर लोग जो है सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए मोदी जी को तीसरी बार जिताने के लिए, 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए अपना सहयोग देंगे। अच्छा, विपक्ष बार बार एक बड़ा आरोप जो आप लोगों पे लगाता है वो बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, कि ये जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो भावनाओं को भड़काने वाले मुद्दे होते हैं उन पर ज्यादा आपका फोकस रहता है। देखिए, विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है और इन्होंने ही गरीबी और इन्होंने ही तमाम प्रकार के जो नारे दिए थे, देश की जनता ने वो भली भांति देखा है इन्होंने कैसा काम किया है। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हटा है, जिस प्रकार से नौजवानों को अभी 10 लाख नौकरियां देने का काम चल रहा है। उत्तराखंड के अंदर हमने प्रत्येक दिन पिछले 5 महीने 6 महीने में हर दिन नियुक्ति पत्र प्रदान करने के समारोह आयोजित किए। हजारों की संख्या में आज लोगों को रोजगार मिला है और इन्होंने हमेशा देश को तुष्टीकरण दिया, भ्रष्टाचार दिया, परिवारवाद दिया।
इसलिए आज देश की जनता भली भांति समझ रही है कि मोदी जी ने क्या काम किया है और इन्होंने क्या काम किया है। अच्छा, लोग जब आज वोट डालने सर जा रहे हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यूसीसी वाला जो मुद्दा है वो भी उनके दिमाग में होगा? हाँ, निश्चित रूप से यूसीसी हमारा पिछले विधानसभा चुनाव का संकल्प था। उत्तराखंड की जनता से हमने वायदा किया था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव में गए थे, तो हमने वो वायदा पूरा किया है। यहाँ विधेयक बन चुका है, माननीय राष्ट्रपति महोदया की उसमें हमको स्वीकृति मिल चुकी है। तो आज जहाँ उत्तराखंड में ये विधेयक बन गया, वहीं हमारे देश का जो संकल्प पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रस्तुत हुआ है देश के लिए, उस संकल्प पत्र में भी पूरे देश के अंदर यूसीसी को लागू करने की बात कही गई है। तो निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी उत्तराखंड में पूरी हुई है, आगे चलकर देश में भी पूरी होगी। ठीक है, एक नेता के तौर पर इंडिया अलायंस को कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर आप देख रहे हैं? कोई चुनौती नहीं है। इंडिया अलायंस केवल और केवल अपने परिवारों को, अपनी पार्टियों के अस्तित्व को बचाने का चुनाव है। ये दो धाराओं के बीच का चुनाव चल रहा है। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाना है, तुष्टीकरण समाप्त करना है, परिवारवाद समाप्त होना है। ये कहते हैं कि परिवारवाद को आगे बढ़ाना है, भ्रष्टाचार को संरक्षण देना है, तुष्टीकरण जारी रखना है। यही अंतर है। इसलिए देश की जनता अब आगे बढ़ चुकी है। देश की जनता समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ चुकी है। देश की जनता पारदर्शिता की ओर आगे बढ़ चुकी है। देश की जनता विकास के लिए कदम बढ़ा चुकी है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए देश की जनता तेजी से कदम आगे बढ़ा रही है। ठीक है धामी साहब, मेरी सहयोगी रोमाना भी जुड़ी हुई हैं, वो एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हैं। रोमाना। धामी जी नमस्कार, रोमाना इसार खान बोल रही हूँ एबीपी न्यूज के स्टूडियो से। चेहरे पर आपकी मुस्कान बता रही है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट है सर, लेकिन मेरा सवाल जरा सा हटकर है, और सवाल ये कि 5 की 5 सीटों पर उत्तराखंड की कमल खेलेगा, इसके लिए तो आप लोग आश्वस्त हैं, लेकिन 2019 के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज इस बार बढ़े उत्तराखंड में, इसके लिए क्या कोशिशें की हैं और क्या ऐसा हो पाएगा इस बार? इसके लिए भी उतने ही आश्वस्त जितने अपनी जीत के लिए आश्वस्त? नहीं रोमाना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं समझता हूं कि जो भी लोग आपके इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो ज़रूर जागरूक होंगे और तेज मतदान करेंगे, क्योंकि हम लोगों के सामने इस समय ये चुनौती ज़रूर है कि चूँकि कोई पार्टी हमारे सामने बहुत ज़्यादा तेज़ी से कहीं पर आई नहीं है, इस नाते सारे वोटरों को घर से बाहर लाना, लोगों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाना, उनको जागरूक करना, उनके अंदर लगातार उनको संदेश देना, ये काम हम कर रहे हैं। ये हमारे लिए थोड़ी चुनौती है कि लगी उंगली के साथ, क्योंकि आप वोट डाल चुके हैं, एक संदेश दे दीजिए। नहीं, मैं सबसे अपील करता हूं अपने बड़े बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, नौजवानों से, विशेषकर हमारे नव मतदाताओं से जो पहली बार मत का प्रयोग करने वाले हैं, वो इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति अवश्य दें, अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें और अपना वोट जरूर करें। जो लोग आस पड़ोस में आपके हैं, जानने वाले, पहचानने वाले, मिलने वाले, नातेदार, रिश्तेदार, सबको इस बार मतदान में भाग लेना है, मेरा आप सबसे अनुरोध है। बहुत बहुत शुक्रिया धामी जी, एबीपी न्यूज के दर्शकों को प्रेरित करने के लिए वोट जरूर डालिए। एबीपी न्यूज भी लगातार आपसे यही अपील कर रहा है कि अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग का दिन है तो अपनी जिम्मेदारी निभाने से चूक मत जाइएगा, फौरन खुद भी वोट डालिए और अपने साथ अपने आसपास के लोगों को भी वोट डालने के लिए लेकर जाइए। पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से देश भर में 102 लोकसभा क्षेत्रों में लोग वोटिंग कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपके लिए बड़ी कवरेज लेकर आपके सामने आज सुबह से ही उपस्थित है। और इस बीच अब हम आपको अमरोहा लिए चलते हैं। योगी आदित्यनाथ की एक सभा हो रही है। गौरव की अनुभूति करता है। देश के अंदर जो परिवर्तन वर्तमान में देखने को मिला है, यह परिवर्तन नए भारत के शिल्पी के रूप में आज विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए लोकतंत्र के प्रथम चरण के मतदान के दिन अमरोहा वासियों को आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, इस अवसर पर देश के अंदर जो परिवर्तन हम आज वर्तमान में देख रहे हैं, यह परिवर्तन अद्भुत है, अभूतपूर्व है। दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ इतने बड़े विशाल देश को जिस मजबूती के साथ
पिछले 10 वर्ष में बदल करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा है। जिस मजबूती के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का कार्य किया है, जिस मजबूती के साथ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के तो क्या उसकी मिसाल है आपके सामने है। भारत के अंदर 80 करोड़ लोग पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अगले 5 वर्ष के लिए भी मोदी जी ने देशवासियों को आश्वस्त कर दिया कि इन सभी लोगों को, जरूरतमंद लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। और बहनों और भाइयों, पाकिस्तान जिसकी आबादी मुश्किल से 23-24 करोड़ की है, 1947 में देश से विभाजन करके बना पाकिस्तान, भूभाग भी ज्यादा था, आबादी भी कम थी। आज वहां भूख के लाले पड़ रहे हैं। यह भी हम सबके सामने उदाहरण है कि एक तरफ बदहाल पाकिस्तान और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात। देश के अंदर एक नए भारत की उस तस्वीर को हम सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जो हमें विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, ग्लोबल लीडर भारत के रूप में आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य हुआ है, उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का महापर्व है लोकतंत्र का ये पर्व। तो योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन होगा, उस कार्यक्रम में हम आपको लिए चलेंगे। लेकिन मतदाता इस वक्त क्या सोच रहे हैं जब वो पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं? गढ़वाल में दीपा वाफिला मेरी सहयोगी मौजूद हैं, उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत की है, सुनिए आप। बीजेपी के लोकसभा क्षेत्र गढ़वाल के उम्मीदवार अनिल बलूनी के गांव में, ये पौड़ी शहर से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर है और ये कोट ब्लॉक में आता है, हिरनाकोट गांव, जो पैतृक गांव है अनिल बलूनी का। यहाँ पर उन्होंने अभी वोट कास्ट भी किया है और यहाँ इसी गांव की कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं जो अपना वोट कास्ट करके यहाँ पर बैठी हैं और वो बता रही हैं कि किस तरीके से वो भी रिश्ते में आते हैं अनिल बलूनी के। अम्मा आप बताइए, अनिल बलूनी जी को कैसे जानते हो आप? अरे बेटा है, बेटा हमारा। ताई हुए आप? ताई हूँ उनकी। वो तो आए हैं आज आप लोगों की? हाँ आए हैं, मिल गया मुझे। आशीर्वाद दिया आपने उनको? हाँ दिया, आशीर्वाद तो सबको है, सबको, सब एक है। आप एक बार वो उंगली दिखा दो जिससे आपको वोट किया है आपने। बात तो मोदी जी को है, जितने इतना वो किया है। अच्छा किया है मोदी जी ने? मोदी जी ने अच्छा किया, गरीबों को देखा है, राम दरबार लगाया है वो अयोध्या में, बड़ी प्रसन्न है। वहाँ बन रहा है मंदिर काशी में, वहाँ मथुरा में उन्नति ला रहे हैं मोदी जी। उसकी उम्र बड़ी हो जाए, लंबी हो जाए। मोदी जी को आप जीत का आशीर्वाद दे रहे हैं और काफी भावुक भी आप हो रहे हैं। अम्मा ये बताइए, आप क्यों पसंद है आपको मोदी जी? अच्छा काम कर रहे हैं आप लोगों? अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए सब एक है। जो पापी है वो अपने कर्मों से चला जाएगा, पर उसके भाव में कुछ किसी के प्रति गंदे भाव नहीं है। अपने आप जाएंगे जो दुष्ट होंगे। कौरवों का दुष्ट अपना आप हो गया, पांडवों की विजय हुई, वही सोच रहे मोदी जी भी। जितना मेरा अनुभव है इतना बोल रही हूँ कि मोदी जी की बड़ी लंबी उम्र हो, चिरंजीव हो। चलो अम्मा, आप अपना ख्याल रखो। आप जीत का भी आशीर्वाद दे रहे हैं उनको, आप कह रहे हैं कि का भी आशीर्वाद है, जीत का आशीर्वाद है। आप कह रहे हैं कि उनसे बड़ा, उनसे अच्छा नेता कोई नहीं देखा आपने आज? नहीं, कोई नहीं देखा। मैं क्या बोल रही हूँ, दुनिया बोल रही है। ये तो बोलने से नहीं होगा, कुछ ना करके दिखाया उसने, करके दिखाया मोदी ने। उन्होंने काम अच्छा किया है, वो दुनिया देख रही है। अब आप बताइए, आपने भी वोट किया? एक बार उंगली दिखा दीजिए वोट वाला, ये वाला ऐसे दिखाइए, ये वाला। हाँ
क्या कहेंगे आप इनके बारे में? अनिल बलूनी जी आए हैं, उन्होंने भी वोट किया, वो आप ही के गांव के रहने वाले हैं? हाँ, हमारा ही लड़का है, ऊपर नीचे है हमारा गांव ना, उनका गांव थोड़ा उधर है, हमारा ये है। तो जीत तो बीजेपी से अनिल बलूनी यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं गणेश गोदियाल, जिनसे उनका मुकाबला है गढ़वाल में। तो देश भर में 102 लोकसभा क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान जारी है और आइए अब हम आपको अमरोहा लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का एक कार्यक्रम हो रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है। साथियों, कनेक्टिविटी के इन सारे कार्यों का लाभ अमरोहा के उद्योगों और कामगारों को हो रहा है। भाजपा सरकार देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए टेक्सटाइल पार्क बना रही है। इसका लाभ भी अमरोहा के गारमेंट उद्योग को मिलेगा और उससे से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। अमरोहा में हमारी सरकार प्लेज पार्क भी बना रही है, औद्योगिक पार्क बना रही है। इससे यहां अनेकों लघु उद्योगों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इससे यहां का कुटीर उद्योग बढ़ेगा, इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। भाजपा सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना और मुद्रा योजना का लाभ भी यहां के साथियों को हो रहा है। और साथियों, मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में जो हुआ है वो तो अभी केवल एक ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो हमें यूपी को, देश को बहुत आगे लेकर जाना है। साथियों, हमारे देश में पहले की सरकारें सामाजिक न्याय के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी को सिर्फ धोखा ही देती रही। जो सपना ज्योतिबा फुले जी का था, जो सपना बाबा साहब आम्बेडकर का था, जो सपना चौधरी चरण सिंह जी का था, सामाजिक न्याय का वो सपना जब से आपने मोदी को सेवा करने का मौका दिया है, वो सपना पूरा करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। जब मोदी 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर अपनी मुस्लिम बहनों को बचाता है, तो ये सामाजिक न्याय में मदद करता है। जब मोदी घर घर जल पहुंचाता है, गैस और बिजली पहुंचाता है, तो महिलाओं की जिंदगी आसान होती है, सामाजिक न्याय पक्का होता है। हमारे यहां गरीबों की, एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय की कितनी ही पीढ़ियां बिजली, पानी, रहने के लिए घर, इसके बिना ही गुजार गई। ये गरीब का बेटा है मोदी,
और इसलिए मोदी आपको इस मुश्किल से निकालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, खुद को खपा रहा है। भाजपा सरकार ने 10 साल में जो 4 करोड़ पक्के घर गरीबों के लिए बनवाए हैं, उसके बहुत बड़े लाभार्थी एससी, एसटी, ओबीसी है। अब तो भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में देश में 3 करोड़ और नए घर बनाने की घोषणा की है। यहां भी हर बेघर को पक्का घर मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। अच्छा, आप सब मेरा एक काम करोगे? जरा हाथ ऊपर करके सब बताएं, मेरा काम करोगे? करोगे? देखिए, जब आप चुनाव प्रचार में गांवों में जाएंगे, मोहल्लों में जाएंगे, और हो सकता है उस गांव में 2-4 लोग ऐसे मिल जाएं जिनको अभी घर न पहुंचा हो, नल से जल न पहुंचा हो, गैस कनेक्शन न पहुंचा हो। इतना सारा किया है, लेकिन अगर कोई छूट गया हो तो आप मेरी तरफ से पूरे विश्वास के साथ, आप ही मेरे लिए मोदी हैं, पूरे विश्वास के साथ उनको कह देना, जैसे गांव में और लोगों को घर मिला है, नल से जल मिला है, गैस का कनेक्शन मिला है, तीसरी बार मोदी आने के बाद जो बाकी काम रह गए ना, वो भी पूरे हो जाएंगे, आपको अपना हक मिल जाएगा। ये बताओगे? घर घर जाके बताओगे? साथियों, अमरोहा और पश्चिमी यूपी का एक क्षेत्र अपने मेहनती किसानों की वजह से भी जाना जाता है। कांग्रेस, सपा, बसपा सरकारों में यहां किसान की समस्याओं को न सुना जाता था, न देखा जाता था, न कोई परवाह की जाती थी। लेकिन भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए दिन रात काम कर रही है। अमरोहा के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के करीब 600 करोड़ रुपए इसी अमरोहा में मिले हैं। अब आप जरा यूरिया की बात सुन लीजिए। ये जो यूरिया है ना, हर किसान को जरूरत पड़ती है। ये यूरिया की जो बोरी है, वो एक बोरी अमेरिका में 3,000 रुपये में मिलती है। कितने में मिलती है? कितने में मिलती है? अमेरिका में कितने में मिलती है? 3,000 रुपया। और भारत में हमारे यहां हम किसानों को 300 रुपये से भी कम कीमत में वही यूरिया की बोरी देते हैं। और जिन लोगों ने सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारें देखी हैं, वो जरा योगी जी के सरकार के काम को देख लें। योगी जी ने गन्ना किसानों की सबसे ज्यादा चिंता की। योगी जी ने अभी अभी गन्ना के मूल्यों में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। अमरोहा के गन्ना किसान कभी नहीं भूल सकते कि पहले उन्हें भुगतान के लिए
कितना परेशान किया जाता था, लेकिन आज प्रदेश में गन्ने की रिकॉर्ड खरीदी के साथ रिकॉर्ड भुगतान हो रहा है। जब सपा की सरकार थी तो अमरोहा के गन्ना किसानों को साल में औसतन सिर्फ 500 करोड़ रुपए का भुगतान होता था, जबकि योगी जी की सरकार में यहां हर साल करीब 1,500 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को हुआ है। एक समय था जब यूपी में धड़ाधड़ चीनी मिलें बंद हो रही थी, जबकि हम हसनपुर शुगर मिल की क्षमता 2 गुनी करने पर काम कर रहे हैं। यहां अमरोहा में इथेनॉल का प्लांट भी लगाया है। अमरोहा के आम का स्वाद भी किसानों के लिए समृद्धि लाए। हमारी सरकार इसके लिए भी काम कर रही है। आम की प्रोसेसिंग के लिए यहां मैंगो पैक हाउस का निर्माण किया गया है। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार के इन प्रयासों के बीच यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आप याद करिए, इनकी सरकार को यहां के पवित्र तिगरी मेले से कितनी दिक्कत थी। तिगरी तो प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना, सरकार की जो योजनाएं हैं या फिर क्या कुछ सरकार ने अब तक किया उसका विस्तार से जनता के सामने उल्लेख कर रहे थे। जी हां, इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज, और इसीलिए आप देखिए आज सुबह से लगातार पहले चरण का जो मतदान जारी है उससे जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं तस्वीरों के साथ। और आपको पता है पहले फेज में जो ये मतदान हो रहा है 102 लोकसभा क्षेत्रों में, पिछली बार से अगर 2019 के नतीजों से हम इन सीटों की तुलना करें तो ये एक ऐसा फेज है, एक ऐसा चरण है जहां पर इंडिया गठबंधन जो है वो बीजेपी को कांटे की टक्कर दे रही है। इसी पर मैं बातचीत करना चाहूंगा। मेरे साथ कई खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रदीप जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा, आप कैसे देख रहे हैं आज का जो मतदान है, किस लिहाज से महत्वपूर्ण आपको नजर आता है? नहीं, देखिए आज का जो मतदान है मेरे लिए सबसे ज़्यादा फोकस का जो केंद्र मुद्दा है वो है तमिलनाडु का चुनाव। एक फेज़ में पूरा चुनाव हो रहा है। तमिलनाडु में जो द्रविड़ राजनीति थी उसको पहली बार चैलेंज मिल रहा है, चुनौती मिल रही है, और भारतीय जनता पार्टी से। और जो भी लोग हैं द्रविड़ राजनीति को जो चलाते रहे 1967 से लगातार सत्ता में, कभी डीएमके कभी एआईडीएमके रही है, उससे लोग उबे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उतनी बड़ी ताकत के रूप में उभर नहीं पाई है कि वो उनको रिप्लेस कर सके। तो मैं मानता हूँ कि ये नंबर 1 का आमतौर पर चुनाव होता है कि नंबर 1 कौन आएगा किसी राज्य में या फिर केंद्र में। ये चुनाव तमिलनाडु के संदर्भ में कहें तो नंबर 1 का चुनाव नहीं है। नंबर 1 के बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि डीएमके फ्रंट रनर है, सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा सीटें, सबसे ज़्यादा वोट आएंगे। लड़ाई असली जो है नंबर 2 की पोजीशन के लिए है। नंबर 2 पर एआईएडीएमके है, बीजेपी उसको रिप्लेस करना चाहती है। क्या कर पाएगी, ये इस चुनाव का सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगता है। ठीक है विजय जी, जो बात मैं कह रहा था कि जो तमाम जो 102 लोकसभा क्षेत्रों पर अभी मतदान जारी है, जहां पर पिछली बार से हम 2019 से तुलना करें तो इसमें इंडिया गठबंधन का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है।
इस लिहाज से क्या विपक्ष के लिए लिटमस टेस्ट है? बिल्कुल, विपक्ष का यानी कांग्रेस के अलावा, क्योंकि 102 में से 14 सीटें कांग्रेस के पास है, बाकी विपक्ष के पास है और वो ज़्यादातर सीटें उनके कब्जे वाली है। जैसे अभी प्रदीप जी ने भी जिक्र किया, खासतौर से 39 सीटें तमिलनाडु में अकेले है और वो डीएमके का एक बड़ा गढ़ है, तो वहाँ पर वो बनाए रखते हैं, कितना माहौल बनाती है और क्या कांग्रेस उसमें मदद करती है। और जो बेसिक सवाल है, मैं फिर इस बात से सहमत हूँ प्रदीप जी की कि ये इलेक्शन जो खासतौर से फर्स्ट पेज है उसमें तमिलनाडु बहुत बड़ी भूमिका में, करीब करीब आधी सीटें हो जाती है वहाँ पर। 102 में से 40 सीटें वहाँ पर है तमिलनाडु में, तो वो किस तरह से कर रही है और क्या प्रधानमंत्री की जो एक्सरसाइज है वो भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में कोई एक हिस्सेदारी देने वाली स्थिति में आ रही है? कमेंट देना होगा विजय जी, बीच में आपको रोक रहा हूं। राकेश जी हैं, राकेश जी आपके लिहाज से क्या समीकरण आपको नजर आता है इन सीटों पर? देखिए, मूल ये है कि कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 21 राज्यों में, उसमें ज़्यादातर फोकस भारतीय जनता पार्टी का भी तमिलनाडु पे है, क्योंकि दक्षिण के राज्यों में तेलंगाना और कर्नाटक, यहाँ उसने अपना प्रदर्शन सुधारा है। इस बार आप देखिए कि पिछले 2-3 साल से प्रधानमंत्री जी लगातार तमिलनाडु पे फोकस करके चल रहे। मुझे लगता है कि इस बार 1998-99 की तरह ही भारतीय जनता पार्टी खाता खोल सकती है और कोयम्बटूर जो क्षेत्र है वहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्थितियों में लगातार सुधार हुआ है। 14 में 31%, 19 में 33%। यदि 3 से 4% वोट भी बढ़ गए तो भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित हो जाए। चलिए, मैं आप लोगों के पास आगे भी आऊंगा। आज की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। पहले चरण का मतदान जारी है, इससे जुड़ी हर खबर तस्वीर के साथ आगे भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।